एक ऐसी तकनीक की कल्पना करें जो किसी अणु का आप कह सकते हैं एक फिंगरप्रिंट बता सके, जो पैकेजिंग खोले बिना नकली दवाओं का पता लगा ले और हजारों साल पुरानी कलाकृतियों का विश्लेषण कर सके, वो भी उन्हें छुए बिना। सुनने में तो किसी साइ-फाई फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये हकीकत है और इस तकनीक का नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो सुनने में बहुत सरल लगता है। किसी चीज पर प्रकाश डालो और देखो कि वो प्रकाश कैसे बिखरता है। हाँ, बस इतना ही। आज हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स हैं, उनके आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक काम कैसे करती है, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी दूसरी तकनीकों से अलग क्यों है, और इसके कुछ ऐसे इस्तेमाल देखेंगे जो सच में हैरान कर देते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इस बेहद कमजोर सिग्नल के शोर में छुपे संगीत को ढूंढते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि हम वाकई में प्रकाश और पदार्थ के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म और कह सकते हैं दुर्लभ बातचीत को सुनने जा रहे हैं। एक पेपर में तो जिक्र था कि हर 1 करोड़ फोटॉन में से लगभग सिर्फ 1 फोटॉन हमें ये अनोखी जानकारी देता है। 1 करोड़ में से 1? हाँ। बाकी सब तो बस शोर है। तो चलिए उस एक खास फोटॉन की कहानी से ही शुरू करते हैं। जब हम किसी चीज पर लेजर की रोशनी डालते हैं तो ज्यादातर प्रकाश तो बस टकराकर उसी रंग, उसी वेवलेंथ पर वापस बिखर जाता है। सही। इसे रैले स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन असली जादू तो उस एक फोटॉन के साथ होता है ना? हाँ, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जैसा मैंने कहा, लगभग 1 करोड़ में से 1 फोटॉन, वो अपनी ऊर्जा बदलकर वापस आता है। अच्छा। इसी को रमन प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज सीवी रमन ने 1928 में की थी और उन्हें इसके लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये ऊर्जा का बदलना ही हमें अणु के बारे में सब कुछ बताता है। ठीक है, तो इस ऊर्जा के बदलने की प्रक्रिया को समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है घूमते हुए लट्टू की। ओके। अच्छा, लट्टू? हाँ, सोचिए कि अणु एक लट्टू है और लेजर से आने वाला फोटॉन एक गेंद है जिसे हम उस लट्टू पर फेंक रहे हैं। ठीक है। ज्यादातर बार क्या होगा, गेंद बस लट्टू से टकराएगी और उतनी ही ऊर्जा से वापस आ जाएगी। कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। ये हुआ रेले स्कैटरिंग। कोई नई जानकारी नहीं मिली। ये तो वो 99.999% प्रकाश हुआ जिसे हमें नजरअंदाज करना है, वो शोर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सही पकड़ा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि गेंद अपनी कुछ ऊर्जा लट्टू को दे देती है, उसे और तेज घुमा देती है और खुद थोड़ी धीमी गति से लौटती है। इस प्रक्रिया को स्टोक्स स्कैटरिंग कहते हैं। यहाँ फोटॉन ने अपनी ऊर्जा अणु को दे दी। ओके। और बहुत ही दुर्लभ मामले, अगर लट्टू पहले से ही बहुत तेजी से घूम रहा है तो वो अपनी कुछ ऊर्जा गेंद को दे सकता है। अच्छा, उल्टा? हाँ, उल्टा, जिससे गेंद और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ लौटेगी। इसे कहते हैं एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग। यहां अणु ने फोटॉन को ऊर्जा दे दी। अच्छा, तो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स ही वो खास जासूस फोटॉन है जो हमें अणु के अंदर की खबर देते हैं। लेकिन आपने कहा कि एंटी स्टोक्स बहुत दुर्लभ है, ऐसा क्यों है? मतलब ज्यादातर विश्लेषण स्टोक्स लाइनों पे ही क्यों केंद्रित होते हैं? इसका कारण बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत में छुपा है। देखिए, सामान्य तापमान पर ज्यादातर अणु अपनी सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था में होते हैं। मतलब ग्राउंड स्टेट में? हाँ, ग्राउंड स्टेट में, ठीक एक आराम कर रहे लट्टू की तरह। स्टोक्स स्कैटरिंग इन्हीं शांत अणुओं से होती है, इसीलिए ये ज्यादा आम है। और एंटी स्टोक्स के लिए अणु का पहले से ही ऊर्जा से भरा होना या एक्साइटेड होना जरूरी है? बिल्कुल, एंटी स्टोक्स के लिए अणु का पहले से ही एक उत्तेजित मतलब एक्साइटेड अवस्था में होना जरूरी है, जैसे कि पहले से तेजी से घूमता हुआ लट्टू। और वैसा कम ही होता है? हाँ, और ऐसा होना बहुत कम होता है। इसलिए एंटी स्टोक्स सिग्नल बहुत कमजोर होता है और ज्यादातर विश्लेषण के लिए स्टोक्स लाइनों का ही उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो हम सिर्फ उन अणुओं को सुन सकते हैं जो शांत अवस्था में हैं। ये दिलचस्प है, पर मुझे याद है कि इंफ्रारेड मतलब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अणुओं के कंपन को ही मापती है। हाँ, वो भी वाइब्रेशन ही देखती है। तो क्या ये दोनों एक ही काम नहीं कर रहे हैं? दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की असली खूबी सामने आती है। ये चयन नियम या सिलेक्शन रूल पर निर्भर करता है। चयन नियम? हाँ, देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी उन कंपनों को देखती हैं जिनसे अणु के डाइपोल मोमेंट में बदलाव आता है।
डाइपोल मोमेंट, हाँ। मतलब अणु के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो संतुलन है वो बदलता है। बिल्कुल। इसीलिए ये ध्रुवीय यानी पोलर बॉन्ड्स जैसे पानी में OH या कार्बन डाइऑक्साइड में C=O के लिए बहुत संवेदनशील है। ठीक है। वही दूसरी ओर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उन कंपनों को देखती है जिनसे अणु की पोलराइजेबिलिटी में बदलाव आता है। पोलराइजेबिलिटी, ये शब्द थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से अणु का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना मुलायम या दबने वाला है? एकदम सही। इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये गैर ध्रुवीय मतलब नॉन पोलर या सममित बॉन्ड्स जैसे C और SS के लिए ज्यादा संवेदनशील है। अच्छा। सल्फर बॉन्ड का उदाहरण तो बहुत ही क्लासिक है। ये एक बहुत मजबूत रमन स्कैटरर है, लेकिन IR में लगभग अदृश्य होता है। अरे वाह, तो ये तो जासूसी टीम की तरह है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दरवाजे पर दस्तक देती है और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी खिड़की से अंदर देखती है। बिल्कुल। दोनों मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा है जिसका जिक्र आपके भेजे गए स्रोतों में बार बार आता है, पानी। हाँ, पानी का OH बॉन्ड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना मजबूत सिग्नल देता है कि वो अक्सर दूसरे सिग्नलों को छुपा ही देता है। अच्छा, हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। लेकिन पानी एक बहुत ही कमजोर रमन स्कैटरर है, जिसका मतलब है कि हम पानी वाले घोल यानी एक्वस सॉल्यूशंस में मौजूद चीजों का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये तो बायोलॉजिकल और मेडिकल सैंपल्स के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा शरीर तो ज्यादातर पानी ही है। ये एक गेम चेंजर है। जब मैं लैब में था तो हम पानी में कोई सैंपल एनालाइज करने से पहले घंटों उसे सुखाने में लगाते थे ताकि IR स्पेक्ट्रम साफ आए। सही बात है। जब मैंने पहली बार रमन का इस्तेमाल किया और सीधे जलीय घोल का स्पेक्ट्रम ले लिया तो लगा जैसे कोई जादू हो गया हो। मैं समझ सकती हूँ। और एक और नियम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का नियम। जिन अणुओं में समरूपता का केंद्र होता है उनमें जो कंपन रमन में दिखता है वो IR में नहीं दिखेगा, और जो IR में दिखता है वो रमन में नहीं। एक मिनट रुकिए, अगर सिग्नल इतना ज्यादा कमजोर है 1 करोड़ में 1, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसे मापना मुमकिन भी है। इसके लिए तो कोई बहुत ही असाधारण मशीन चाहिए होगी। आपका शक बिल्कुल जायज है, और हाँ, मशीन असाधारण ही होती है। आधुनिक रमन स्पेक्ट्रोमीटर के 3 मुख्य हिस्से होते हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है इस कमजोर से सिग्नल को पकड़ना और उस शक्तिशाली रेले स्कैटरिंग के शोर से अलग करना। तो पहला हिस्सा तो प्रकाश का स्रोत यानी लेजर ही होगा। हाँ, पहला है उत्तेजना स्रोत। यह एक बहुत ही स्थिर और मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही रंग का लेजर होता है। लेजर की वेवलेंथ का चुनाव बहुत जरूरी है। अच्छा। आपने जो आर्टिकल भेजे थे उनमें से एक में जिक्र था कि छोटी वेवलेंथ जैसे 532 नैनोमीटर का हरा लेजर ज्यादा शक्तिशाली रमन सिग्नल देती है। लेकिन इसमें एक पेंच है ना? मुझे याद है मैंने फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल। कई सैंपल्स, खासकर बायोलॉजिकल सैंपल, लेजर की रोशनी को सोख कर एक अलग प्रक्रिया से चमकने लगते हैं जिसे फ्लोरेसेंस कहते हैं, और वो सिग्नल को खराब कर देती है। खराबी नहीं, वो रमन सिग्नल से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है और उसे पूरी तरह से दबा देती है। इसीलिए ऐसे सैंपल्स के लिए अक्सर नियर इंफ्रारेड लेजर जैसे 785 नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है ताकि फ्लोरेसेंस से बचा जा सके। ठीक है, लेजर से प्रकाश नमूने पर गया, अब उस बिखरी हुई रोशनी का क्या होता है? दूसरा भाग है सैंपलिंग और फिल्टरिंग। लेजर की रोशनी को अक्सर फाइबर ऑप्टिक प्रोब के जरिए नमूने तक पहुंचाया जाता है। वहां से जो बिखरी हुई रोशनी वापस आती है उसे इकट्ठा किया जाता है, और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, फिल्टरिंग। हाँ, बेहद शक्तिशाली एज या नॉच फिल्टर का उपयोग करके लगभग 99.9999% रेले स्कैटरिंग को रोक दिया जाता है ताकि सिर्फ हमारा हीरो यानी रमन सिग्नल ही आगे जा सके। तो असल हीरो ये फिल्टर है। ये उस विशाल शोर में से उस एक खास फुसफुसाहट को ढूंढ निकालने का काम करता है। बिल्कुल। ये तो जैसे एक विशाल भीड़ में से एक व्यक्ति की फुसफुसाहट सुनने के लिए बाकी सबको चुप कराने जैसा है। बहुत अच्छी उपमा है। और तीसरा और अंतिम भाग है डिटेक्टर। ये सिग्नल एक बहुत ही संवेदनशील CCD डिटेक्टर पर पड़ता है, वैसा ही जैसा डिजिटल कैमरों में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा संवेदनशील। अच्छा। चूंकि सिग्नल कमजोर होता है, हमें लंबे समय तक इसे इकट्ठा करना पड़ता है। इस दौरान डिटेक्टर में जो थर्मल नॉइज पैदा होता है उसे कम करने के लिए इसे थर्मोइलेक्ट्रिक रूप से ठंडा किया जाता है, कभी कभी -70 डिग्री सेल्सियस तक। और मैंने पढ़ा था कि कुछ एडवांस्ड डिटेक्टर्स जैसे कि बैक थिन CCDs, इनकी संवेदनशीलता को 35% से बढ़ाकर
90% से भी ज्यादा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब वो लगभग हर आने वाले रमन फोटोन को पकड़ लेते हैं। हाँ, जिससे हम और भी कमजोर सिग्नल को पकड़ पाते हैं और हमारा काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कहानी सच में दिलचस्प होती है। हमने सिद्धांत और मशीन को समझ लिया, पर हम इससे कर क्या सकते हैं? ये एक आणविक जासूस की तरह कैसे काम करता है? इसके उपयोग बहुत व्यापक हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो आपके दिए गए स्रोतों में थे। पहला है अणु की संरचना का पता लगाना। हमारे पास थायोसाइनेट आयन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब ये आयन किसी धातु से जुड़ता है तो ये या तो अपने नाइट्रोजन सिरे से जुड़ सकता है या सल्फर सिरे से। और ये जानना बहुत जरूरी हो सकता है कि ये कैसे जुड़ा है। तो ये एक अणु के हाथ मिलाने के तरीके को पहचानने जैसा है। बिल्कुल। रमन स्पेक्ट्रम में CN और CS बॉन्ड्स के कंपन की फ्रीक्वेंसी देखकर हम सटीक रूप से बता सकते हैं कि ये किस सिरे से जुड़ा है। कैसे? जब ये नाइट्रोजन से जुड़ता है तो CS स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग 815 सेंटीमीटर इनवर्स तक बढ़ जाती है, और जब सल्फर से जुड़ता है तो ये 710 सेंटीमीटर इनवर्स तक गिर जाती है। ये एक स्पष्ट और अचूक फिंगरप्रिंट है। ये तो कमाल है। और अणुओं की बनावट मतलब ज्यामिति के बारे में क्या? एक और बढ़िया उदाहरण है प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स का। इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, सिस और ट्रांस, जिनकी 3D बनावट अलग अलग होती है। अच्छा। उनके रमन स्पेक्ट्रा में पीक्स की संख्या अलग अलग होती है, जो उनकी सिमेट्री में अंतर के कारण होता है। तो हम बस पीक्स गिनकर बता सकते हैं? हाँ, ट्रांस आइसोमर में केवल एक PTCL स्ट्रेचिंग पीक दिखाई देती है, जबकि सिस आइसोमर में 2। इससे हम तुरंत पहचान सकते हैं कि हमारे पास कौन सा आइसोमर है जो कि कैंसर की दवाओं जैसी चीजों में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और वो बिना छुए तापमान मापने वाली बात, वो कैसे काम करती है? मुझे याद है हमने स्टोक्स और एंटी स्टोक्स की बात की थी। हाँ, उसे रमन थर्मोमीट्री कहते हैं। यह सीधे स्टोक्स और एंटी स्टोक्स सिग्नल से जुड़ा है। अच्छा। जैसा हमने कहा था, स्टोक्स सिग्नल ग्राउंड स्टेट वाले अणुओं से आता है और एंटी स्टोक्स उत्तेजित अवस्था वाले अणुओं से। इन दोनों सिग्नलों की तीव्रता का जो अनुपात है वो सीधे तौर पर तापमान पर निर्भर करता है। ओह। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ज्यादा अणु उत्तेजित अवस्था में जाते हैं और एंटी स्टोक्स सिग्नल स्टोक्स की तुलना में मजबूत होता जाता है। अरे, तो वो दुर्लभ एंटी स्टोक्स सिग्नल असल में एक छोटा सा थर्मोमीटर बन जाता है। मतलब हम उस अनुपात को मापकर बिना किसी चीज को छुए उसका तापमान बता सकते हैं। एकदम सही। और ये इसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जगहों पर बहुत उपयोगी बनाता है, जहां आप किसी चिप को छूकर उसका तापमान नहीं माप सकते। एक स्रोत में कला और विरासत के संरक्षण का भी जिक्र था। ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। ये इसका एक बहुत ही सुंदर उपयोग है। इसका उपयोग प्राचीन पेंटिंग्स में इस्तेमाल हुए पिगमेंट्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। अच्छा। हर पिगमेंट का अपना एक अनोखा रमन स्पेक्ट्रम होता है। या फिर जैसा कि एक स्रोत में बताया गया है, बुक ऑफ केल्स जैसी 1200 साल पुरानी पांडुलिपि की स्याही का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम 1200 साल पुरानी किताब को छुए बिना ये जान सकते हैं कि उस भिक्षु ने स्याही बनाने के लिए कौन सा पत्थर पीसा था या कौन सा पौधा इस्तेमाल किया था। हाँ बिल्कुल। ये तो इतिहास के साथ सीधा संवाद करने जैसा है। बिल्कुल। और ये सब बिना नमूने को कोई नुकसान पहुंचाए, बस उस पर लेजर की रोशनी डालकर। और सबसे जरूरी सवाल, वो नकली दवाओं वाली बात, वो कैसे काम करती है? क्या हमें गोली को ब्लिस्टर पैक से बाहर निकालना पड़ता है? नहीं, यही तो इसकी खासियत है। उसे सॉर्स कहते हैं, स्पेशली ऑफसेट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सॉर्स? हाँ, ये एक बहुत ही चालाक तकनीक है। ये लेजर बीम को एक जगह डालती है और सिग्नल को थोड़ी दूरी से इकट्ठा करती है। ऐसा करने से ये सतह मतलब पैकेजिंग के सिग्नल को नजरअंदाज करके उसके नीचे से सिग्नल प्राप्त कर सकती है। मतलब ये प्लास्टिक की बोतल या ब्लिस्टर पैक के आर पार देख सकती है और अंदर की गोली का विश्लेषण कर सकती है। बिल्कुल। और ये बता सकती है कि वो असली है या नकली, क्योंकि नकली दवा में या तो एक्टिव दवा होगी ही नहीं या गलत मात्रा में होगी, और उसका रमन स्पेक्ट्रम अलग होगा। कमाल है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और तकनीकें तो इससे भी आगे जाती हैं। सर्स और टर्स जैसी तकनीकें सिग्नल को खरबों गुना तक बढ़ा सकती हैं, जिससे एक अणु के स्तर पर विश्लेषण करना संभव हो जाता है। तो हमने प्रकाश के एक बहुत ही छोटे बिखरे हुए हिस्से से शुरुआत की, 1 करोड़ में से 1 फोटॉन से। और हम एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक तक पहुंचे जो आणविक संरचना को उजागर करती है, हमारी दवाओं को सुरक्षित रखती है और हमारे इतिहास को संरक्षित करने में मदद करती है। ये तो सच में शोर में से संगीत निकालने जैसा है। बिल्कुल। और यह यात्रा भी खत्म नहीं हुई है,
यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और हर रोज नई संभावनाएं खुल रही हैं। तो क्या कोई ऐसा अंतिम विचार है जो इस चर्चा को एक नई दिशा दे सके, कुछ ऐसा जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। आपके भेजे गए रिसर्च पेपर्स में TERS का जिक्र था, टिप एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। TERS? हाँ, ये तकनीक अपनी बहुत पतली नोक पर अत्यधिक तीव्र इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। इस तीव्र फील्ड के कारण वे आमतौर पर अदृश्य या फॉरबिडन रमन मोड को भी सक्रिय कर सकते हैं। एक मिनट, मतलब ऐसे कंपन जो सामान्य चयन नियमों के तहत रमन स्पेक्ट्रम में कभी नहीं दिखने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये तकनीक अणु को वो बातें कहने पर मजबूर कर सकती है जो वो आमतौर पर कभी नहीं कहता। ये तो अणु से जबरदस्ती राज उगलवाने जैसा हुआ। एक तरह से हाँ, ये नैनो स्केल पर प्रकाश और पदार्थ के बीच बातचीत के नियमों को ही थोड़ा बदल रहा है। और इससे ये सवाल उठता है, हम और क्या नहीं देख पा रहे हैं? अगर हम इन नियमों को अपनी मर्जी से बदल सकें, तो हम और कौन सी नई जानकारी और रहस्य उजागर कर सकते हैं? अणु हमसे और क्या कह सकते हैं जो हम अभी तक सुन नहीं पाए?